यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे हमारे पेपर नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को। आज है डे 6, 5 दिन लगातार हम लोगों ने जो है वो पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 के क्वेश्चन को डिस्कस किया। आज है छठा दिन और छठे दिन भी हम लोग जो है 20 क्वेश्चन करेंगे पेपर नंबर 1 के डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में, और 25 क्वेश्चन पेपर नंबर 2 के। इसका पीडीएफ अनसोल्ड मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया था। अगर आपने नहीं देखा है भी तो प्लीज हमारा टेलीग्राम के ऊपर जो चैनल है मोहित शर्मा क्लासेस, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। उसके ऊपर सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ हम डालते हैं। ओके, विद सॉल्यूशन वाला जो है वो भी इवनिंग के अंदर हम डालेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने एक क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो आप टैली कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे हैं। ओके, हाँ जी सर, चलो जी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो है ये, बिल्डिंग मतलब बनाना, लॉन्ग टर्म म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशन, एक अच्छा लॉन्ग टर्म लंबे समय का रिलेशन बनाना विद की कस्टमर, किसके साथ में? कस्टमर्स के साथ में, सप्लायर के साथ में, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में, इन ऑर्डर टू अर्न एंड रिटेन देयर लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस, ताकि उनके लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस को अर्न किया जा सके, इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रिलेशनशिप मार्केट। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं? हमारे कस्टमर, हमारे पीयर्स, हमारे सप्लायर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, इनके साथ में एक बेटर रिलेशनशिप मेंटेन करने की बात करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर इज फर्स्ट। सेकंड, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेज डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर या लीवरेज डिसीजन कम अंडर एम्बिट ऑफ, तो किस डिसीजन के अंदर आते हैं? तो देखिए, चाहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, चाहे लीवरेज हो, चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर हो, ये सब जो है ये पार्ट है किसका? बोलो जल्दी बोलो, ये किसका पार्ट है? चाहे इसके साथ में सोर्स ऑफ फाइनेंस भी हो, ये सब पार्ट है आपके फाइनेंसिंग डिसीजन का। तो आंसर इज द थर्ड। तो ये ध्यान रखना, ये चारों चीजें जो है वो पार्ट है किसकी? फाइनेंसिंग डिसीजन की। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या था वैसे? कैपिटल बस्टिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ओके, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन है या डिविडेंड, ये जनरली एक ही होता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट का या फिर मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका कितना पोर्शन हम लोग जो है वो डिविडेंड के तौर पे क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कितना रिटेन करेंगे। खैर, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है दैट इज द थर्ड, फाइनेंसिंग डिसीजन। आगे असर्शन देखिए, बोलता है यू शेप का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। आपको मालूम है एलएसी ऐसा बनता है? बोलो हाँ जी सर, ऐसा बनता है। यू शेप का क्यों बनता है? क्योंकि शुरू में जब हम लोग काम करना शुरू करते हैं, शुरुआत के अंदर अपने को मिलती है इकोनॉमीज। इकोनॉमीज मतलब बचत मिलती है, तो हमारी जो कॉस्ट कम होती है। लेकिन एक लेवल तक ही बचत मिलती है, और एक लेवल के बाद में जो है बचत कन्वर्ट हो जाती है हानि के अंदर। बोलते इकोनॉमिक्स कन्वर्ट हो जाएगा डिस इकोनॉमिक्स में। तो जब इकोनॉमिक्स डिस इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट होगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ने लगेगी। इसलिए आपका एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो क्या होता है? यू शेप का होता है। तो बोलते हैं यू शेप का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल एट स्मॉल लेवल। बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमिक्स जो है वो स्मॉल लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर ही आपको मिलती है, एंड इकोनॉमिक्स जो है वो प्रिवेल करती है लार्जर। बिल्कुल सही बात है, असर्शन एकदम ओके। इसकी रीजनिंग में बोल रहे हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, मतलब जब आउटपुट के बढ़ाने पर, जब आपका इनपुट के बढ़ाने पर जब आपका आउटपुट उस लेवल पे ना बढ़े, मतलब इनपुट तो आपने बढ़ाया 10% से, बट आपका प्रोडक्शन बढ़ा सिर्फ 8% से, इसको बोलते हैं आप लोग क्या? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इट अराइज प्राइमली बिकॉज एट द स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज, जैसे जैसे स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगा इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू मैनेज, उतना ही उसको जो है वो मैनेज करना, फर्म को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल ये बात तो सही है एकदम, क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, बट ये असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा कि असर्शन और रीजनिंग दोनों जो है वो क्या करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। सेकेंड, बहुत बच्चों के माइंड में चला होगा कि नहीं सर ए होना चाहिए, क्योंकि ये देखो ऊपर बोल रहे हैं कि यू शेप के डिमांड कर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स डिस इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, और नीचे भी तो वही बोल रहे हैं कि मैनेज करना थोड़ा टिपिकल है, और मैनेज करना मुश्किल है तो वो डिस इकोनॉमिक्स है। दो तरह की डिस इकोनॉमिक्स होती है, एक होता है कौन सा? इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स के अंदर ही आती है, लेकिन ओनली उसी की बात की गई है। नीचे जो है सिर्फ डिस इकोनॉमिक्स की बात की गई है, इकोनॉमिक्स की बात नहीं की गई है, इसीलिए ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर ये बोलता ना इकोनॉमिक्स की बात भी करता और डिस इकोनॉमिक्स की बात भी करता तो हम बोलते कि चलो ठीक है, लेकिन यहां पे ओनली डिस इकोनॉमिक्स की बात की गई। दैट्स व्हाई आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? सेकंड। असर्शन रीजनिंग दोनों करेक्ट है, दोनों बात एकदम सही है, लेकिन रीजनिंग जो है वो करेक्टली ऊपर वाली स्टेटमेंट को जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आंसर विल बी सेकंड। चलो जी आगे। चलपति राव कमेटी जो है ये कॉन्स्टिट्यूट किया क्या करने के लिए? रिस्ट्रक्चर करने के लिए। किसको? इसको लाए थे आरआरबी, जो रीजनल रूरल बैंक से, उनको रिस्ट्रक्चर करने के लिए। ठीक है जी, आगे। मोटिवेशन फोर्स और द लेवल ऑफ एफर्ट इज नॉट इक्वल। मोटिवेशन फोर्स जो है वो इक्वल नहीं होता किसके? सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस की। ये प्रोपाउंड किसने किया? ये दिया था आपकी किसने? पोर्टर लोअर मॉडल ने। ये तो सिंपल सा है।
आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में किसको यूज करते हैं? आरटीजीएस सर देसी ट्रांजैक्शन के लिए होता है, नेफ्ट देसी ट्रांजैक्शन के लिए, डीडी ये भी देसी के लिए, जनरली स्विफ्ट। जो स्विफ्ट जो आपका मोड है इसको हम लोग यूज करते हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करने के लिए। इस स्विफ्ट को बोलते हैं हम लोग क्या? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, ठीक है ना, स्विफ्ट। इट इज ए मेंबर ओन्ड कोऑपरेटिव दैट प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर इट्स मेंबर अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब अगर आपने एक देश से दूसरे देश में कोई फंड ट्रांसफर करना है तो उसको कहते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्विफ्ट कोड। ओके, और ये जो नेफ्ट आरटीजीएस है इनको यूज करते हैं किसके लिए? डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के लिए। ओके जी सर, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? स्विफ्ट। चलो जी आगे, विच वन इज नोट टू रिगार्डिंग द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। एक होता है एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जिसको लेके आता है कौन? आरबीआई। कई बार मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो है वो एमएसएस लाई जाती है आरबीआई के द्वारा। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हम बोलते हैं ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जिसके थ्रू आरबीआई जो है कंट्री के अंदर जो एक्सेस कैश है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। पहले इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। एमएसएस है क्या? एमएसएस इज ए मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन। मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, जिसमें वो क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, निकाल लेगा एक्सेस लिक्विडिटी बाय सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इकोनॉमी के अंदर सेल करेगा। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा, जब आरबीआई बेचेगा तो पब्लिक खरीदेगी, पब्लिक खरीदेगी तो पब्लिक अपना पैसा आरबीआई को दे देगी, तो पब्लिक से पैसा आरबीआई के पास चला गया, बोले तो जो लिक्विडिटी थी पब्लिक के बीच में वो खत्म हो गई है, उसको बोलते हैं एमएसएस। इसको लेके गया था 2004 में। मेन थिंग जो है एमएसएस के रिगार्डिंग इज दैट इट इज यूज्ड टू विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी और मनी फ्रॉम द सिस्टम बाय सेलिंग द गवर्नमेंट बॉन्ड। अब यहां पे बोलता है क्या? विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट द एमएसएस? इट एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी। हाँ जी करता है, ये तो सही है उसके बारे में। इट एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी थ्रू enduring nature arising out of the large capital flow, ये सही है। It as a surplus liquidity through sale of short dated government security बेचते हैं या टी-बिल इशू करके जो है पब्लिक से पैसे लेते हैं, बिल्कुल सही है। Mobilized surplus liquidity is held in the MSS account with the RBI के पास, yes। MSS account liquidity can be used for normal government expenditure। क्या normal government expenditure और कैपिटल नेचर के लिए यूज करते हैं? नहीं सर, जनरली MSS जो है वो रहता है कैसा? शॉर्ट पीरियड के लिए। कैसा रहेगा? शॉर्ट पीरियड के लिए, और गवर्नमेंट के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको फिनांस यहां से नहीं किया जाता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? फोर्थ आएगा। आगे, Which of the following does not come under the definition of the information? कौन सी चीज इंफॉर्मेशन डेफिनेशन में नहीं आती अंडर द आरटीआई 2005 में? तो इसके अंदर आएगा क्या? आपका फाइल नोटिंग। फाइल नोटिंग जो इसका पार्ट नहीं है। लॉग बुक जो है इसका पार्ट है। डेटा मेटेरियल हेडिंग ई फॉर्म में वो भी इसका पार्ट है। सर्कुलर भी इसका पार्ट है, बट फाइल नोटिंग नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडिंग द डिजिटल पेमेंट? इनमें से किसको डिजिटल पेमेंट में यूज करते हैं? आरटीजीएस को करते हैं। डिमांड ड्राफ्ट नहीं होता, डीडी डिजिटल पेमेंट में यूज नहीं करते। नेफ्ट करते हैं, चेक को नहीं करते। आंसर विल बी ए एंड सी, बोले तो थर्ड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बेसल? जो बेसल नॉर्म्स हैं उसके बारे में कुछ बात बोली गई है और बोलता है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो बोलता है सबसे पहले इनिशियली इट वाज नेम्ड एज कमिटी फॉर बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिस, बिल्कुल सही बात है। 1974 में जिसको बनाया था तो इसका नाम पहले सीबीआरएस था, सही है। बेसल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ 15 कंट्री। क्या बात कर रहे हो, 10 कंट्री के गवर्नर से मिलकर इसको बनाया था। तो आंसर वैसे तो आएगा क्या? सेकंड। आंसर क्या है? सेकंड। लेकिन आगे पढ़ लो, इसको 1974 में एस्टैब्लिश किया, यस। डिस्टर्बेंस इन द इंटरनेशनल करेंसी एंड बैंकिंग मार्केट वर रिस्पांसिबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। ये दिक्कत थी, इसके लिए इसको सही करने के लिए जो है वो बेसल को बनाया गया। तो ऑप्शन जो है 4 है, 4 में से जो सबसे करेक्ट है वो है क्या? सेकंड, क्योंकि सेकंड बोलते हैं 15 कंट्रीज के मेंबर्स ने मिलकर बनाया। नो, ओनली 10। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिलेट टू द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन? इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए कौन सी कमेटी है? एन के मित्र कमेटी, ये बनाई गई थी। आगे, क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है कौन सा? क्वांटिटेटिव। तो बोलता है क्वांटिटी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन दैट लिमिट द क्वांटिटी, जो लिमिट कर देगा क्वांटिटी को ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग इंपोर्ट। भाई कितना सामान आपको बाहर से मंगाना है उसकी क्वांटिटी के ऊपर क्या लगा दिया हमने? लिमिट लगा दिया। तो वो क्या होता है? उसको बोलते हैं हम लोग कोटा। क्या बोलते हैं? कोटा लगा देना। आगे क्वेश्चन आया, बोलते एक कंपनी इशू 10% इरिडीमेबल, कंपनी ने 10% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू किया। फेस वैल्यू थी 100 रुपए, लेकिन उसको इशू कितने पे किया? 95 पे। तो आपको बताना केपी का फॉर्मूला, इरिडीमेबल के लिए जो केपी का फॉर्मूला था वो क्या होता है? डिविडेंड अपॉन में नेट प्रोफिट इनटू में 100। तो डिविडेंड यहाँ पे कितना है? डिविडेंड तो पूरा 100 रुपए पे मिलेगा, 100 पे 10% कितना हो गया? 10 रुपए। अपॉन में नेट प्रोफिट, जितना पैसा कंपनी को मिला, कितना मिला? 95 इनटू में 100। तो करेंगे 10.53, आंसर आ जाएगा, खत्म। आगे, सुगम किसके लिए होता है? जब हम आईटीआर फॉर्म की बात हो रही है, इनकम टैक्स रिटर्न के, जब आप इसको आपने करना है तो आईटीआर के लिए पहले आपको जो है रिक्वायर्ड फॉर्म
रिक्वायर्ड फॉर्मेट होता है उसी के फॉर्मेट के अंदर आपको करना है। तो बोलता है सुगम जो है वो किसके लिए, तो सुगम होता है किसके, सेक्शन 44 वाले, और सेक्शन 44 वाले जो हैं वो है आपके ITR 4। तो आंसर जो आएगा इसका क्या आएगा, 4th। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग पॉलिसी, इसमें से कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी में फर्म चार्ज ए हायर इनिशियल प्राइस फॉर द प्रोडक्ट के लिए शुरुआत में हाई रेट हम जो है वो चार्ज करते हैं, एंड रिड्यूसेस ओवर ए टाइम द डिमांड एट द हायर प्राइस इज सेटिस्फाई, और बाद में उसको कम करते हैं। तो उसको बोलते हैं स्कीमिंग। जब एक फर्म नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है तो वो दो तरह की स्ट्रेटजी मेंटेन करती है, या तो शुरुआत में रेट बहुत हाई रखती है, या शुरुआत में बहुत रेट कम रखती है। अगर शुरुआत में बहुत रेट हाई रखा उसको बोलते हैं स्कीमिंग पॉलिसी, और शुरुआत में रेट बहुत कम रखा उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। तो यहां पे बात किसकी हो रही है, जब इनिशियल प्राइस का बहुत ही हाइयर, इनिशियल प्राइस मतलब जो नया प्रोडक्ट था तो उसका इनिशियल प्राइस को बहुत हाइयर रहेगा, दैट इज द स्कीमिंग। 3rd, आगे, न्यू रिफॉर्म, जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो नई रिफॉर्म किया गया वो क्या, डिजिटाइजेशन हो गया बैंक ऑपरेशन, बिल्कुल हुआ। बैंक कंसोलिडेशन, हाँ जी ये भी हुए, बहुत सारे बैंक थे उनको आपस में मर्ज किया गया। बोरोविंग फ्रॉम गवर्नमेंट, नहीं सर ये तो इसका पार्ट नहीं। एजेंसी वर्क, ये तो पहले भी होता था। तो आंसर जो आएगा नई रिफॉर्म जो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, दैट इज द A and B। लो जी, नेक्स्ट, व्हेन ए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट थ्रू ए चैनल स्ट्रक्चर, जब एक कंपनी जो है चैनल स्ट्रक्चर के थ्रू अपना सामान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, डेट इंक्लूड वन और मोर रीसेलर, तो अब बताओ उसको क्या बोलते हैं। मतलब जब कंपनी डायरेक्टली ना जा करके क्या कर रही है, कुछ चैनल्स को बना लिया, बीच में रिटेलर होलसेलर इनको यूज करती है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। सर इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग। ऑप्शन इज बी। आगे, मैच द फॉलोइंग, इंडिया 16 जो है वो होता है किसके लिए, प्रॉपर्टी प्लांट के लिए। इंडिया 38 जो है वो है इंटेंजिबल एसेट के लिए। 17 है लीजिंग, 12 है इनकम टैक्स। तो आंसर जो आएगा इसका वो आएगा क्या, 2nd। ये तो याद करने वाली बात है। आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंडियन ट्रेड पॉलिसी, जो अपनी इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015-20 की। इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की कुछ इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखी गई है और आपको यहां पे बताना है, चूज द करेक्ट आंसर आपको जो है वो बताना है इसमें से। पहली बात तो जो अपने 2015-20 की पॉलिसी थी उसका टेन्योर कितना था, अब ध्यान से सुन लो पहले मेरी बात। इसका टेन्योर था सर 1 अप्रैल 2015 से 31/3/2020। ओके, ये इसका टेन्योर था 2015-20 की पॉलिसी का। उसके बाद में 2020 के अंदर आकर के गवर्नमेंट बोली भाई कोविड चल रहा है, क्योंकि उस टाइम कोविड आ गया था, तो गवर्नमेंट बोली लॉकडाउन लग गया है, तो हम क्या करते हैं एग्जिस्टिंग पॉलिसी को 1 साल के लिए बढ़ा रहे हैं। इसके टाइम पीरियड को बढ़ा दिया 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, और फिर कर दिया 31/3/2021। 31/3/2021 को फिर कंडीशन खराब हो गई, तो गवर्नमेंट बोली अब क्या करें, अब नई पॉलिसी हम नहीं लेके आएंगे। गवर्नमेंट इसको फर्दर 6 महीने के लिए दोबारा अब एक्सटेंड कर दिया 6 मंथ्स के लिए। तो अभी 30 सितंबर 2021 तक यही पॉलिसी आपकी प्रिवेल कर रही है। तो नया पॉलिसी अभी नहीं आया, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ऐसा बोल रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर शायद नया जो है FTP हम ले आएंगे, बट अभी स्टिल जो पुराने वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वही इंडिया के अंदर प्रिवेल कर रही है। बाकी जब इंटरनेशनल बिजनेस की रिवीजन क्लास कराऊंगा उसमें सारा का सारा बता दूंगा मैं आपको। खैर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 की अगर हम बात करते हैं, ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये 15-19 नहीं है, 2015-2020 है। तो बोलते हैं 15-20 की पॉलिसी के अंदर जो है वो क्या क्या था। पहला, हम अपने एक्सपोर्ट मर्केंडाइज और सर्विस, मर्केंडाइज मतलब गुड्स, इनको डबल करना चाहते थे, बिल्कुल करना चाहते थे। अचीव करना चाहते थे 3 से 5% शेयर इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट, जी बिल्कुल। इंट्रोड्यूस करेंगे तो 2 नई स्कीम को हमने इंट्रोड्यूस किया था, MEIS मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड SCIS सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जी बिल्कुल किया। इंट्रोड्यूस किया सिंप्लीफाइड आयात निर्यात फॉर्म को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। अब कोई भी पर्सन जो है वो इजिली जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जी। तो आंसर क्या आएगा, ऑल आर करेक्ट। ये चारों इसके प्रोविजन है। आगे, लिस्ट आउट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट द इंपॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल। कौन कौन से ऐसे एथिकल प्रिंसिपल है जो एक बिजनेस को फॉलो करने चाहिए। एथिकल प्रिंसिपल आपको बताना है कौन कौन से जो एक बिजनेस को फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला, टू टेक द नेसेसरी एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंसर्न इंडस्ट्री, ये एथिकल है। सर ये तो नॉर्मल बात है, बिजनेस एथिक्स की बात यहां पे नहीं हो रही है। एथिक्स ये बोलता है कि आपको कुछ भी गलत नहीं करना है, कस्टमर के साथ अच्छे से काम करना है, गवर्नमेंट के साथ बढ़िया से आपको रिलेशन मेंटेन करना है। क्या ये इंडस्ट्री को डेवलप करना, क्या एथिकल इश्यूज में ये आपको करना चाहिए, बट क्या ये एथिकल इशू है, नहीं सर ये एथिकल इशू नहीं है। दूसरा, पे टैक्सेस एंड डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशन प्रॉम्प्टली, ये एथिकल इशू है, टाइम पे अपना पेमेंट करो। आगे, टू एंश्योर द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये एथिकल इशू है। क्या ये एथिक्स है कि अपने ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए, बट एथिकल इशू नहीं है, ये भी नहीं है। रिफ्रेन फ्रॉम सीक्रेट किकबैक्स, बिल्कुल ये एथिकल इशू है, कुछ भी गलत आपको नहीं करना, कुछ भी छुपाना नहीं है। आगे, एंश्योर पेमेंट ऑफ फेयर वेज का ही पेमेंट करें, एम्प्लॉइज का शोषण ना करें, क्या ये एथिकल इशू है, ये एथिकल इशू है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, B, D एंड E।
बी डी एंड ई बोले तो 4। आगे नेक्स्ट डिडक्शन दिए आपको 5, इनको आपस में मैच करना है। 80TTA होती है किसके लिए? इंटरेस्ट के लिए, ठीक है ना। सेविंग अकाउंट से अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है तो यहां पे आपको डिडक्शन मिलती है 10,000 रुपए तक का। 80TA का 3, CCD है पेंशन स्कीम का 4, ई एजुकेशन लोन अगर आपने लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो तो इंटरेस्ट जितना भी पे करोगे हायर एजुकेशन लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे 80E में। 80EE अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी का कोई लोन लिया, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन ले लो तो यहां पे भी ले सकते हो, तो उसका 80EE। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा? फर्स्ट। चलो जी आगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट सोर्स ऑफ द सेकेंडरी, इनमें से कौन सा सेकेंडरी डाटा का सोर्स नहीं है? आर नोट इंटरव्यू, सर ये तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट, इनमें से कौन सा सेकेंडरी का सोर्स नहीं है, मतलब कौन से प्राइमरी है ये बताना है। इंटरव्यू प्राइमरी है, क्वेश्चनर प्राइमरी है, ऑब्जर्वेशन खुद से ऑब्जर्व करना प्राइमरी है, अनपब्लिश्ड थीसिस सेकेंडरी है, एनुअल रिपोर्ट सेकेंडरी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट सोर्स ऑफ सेकेंडरी, जो सेकेंडरी नहीं है वो ये 3 है। तो ऑप्शन क्या आएगा? ए, बी एंड सी बोले तो 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट शोज ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रोसेस इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम क्या? नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन स्टेज ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल। अब एक बात ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन अपने ना रिपीट हुआ था एग्जाम के अंदर, ओके, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसके अंदर आंसर जो है उन्होंने जो यूजीसी ने माना दैट इज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर मुझे कस्टमर एनोएंस। कस्टमर रिलेशनशिप जो लाइफ साइकिल होती है उसकी कुछ स्टेज होती हैं, पहले तो इस स्टेज समझ लो। सबसे पहले अवेयरनेस, मतलब कस्टमर को अवेयर करने से लेकर उसकी लॉयल्टी मेंटेन करना, ये बात ध्यान रखना। यहां तक कि पूरी स्टेजेस जो है वो कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर आती है। सबसे पहले सामान के बारे में आप कस्टमर को अवेयर करते हो, जी करते हैं। फिर आप उसको प्रेरित करते हो कि वो एक्वायर करे, जी करते हैं। फिर मतलब प्रोस्पेक्ट को ढूंढ लिया आपने, फिर प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट कर दिया आपने, अपने बायर बना लिया आपने उसको, तो कन्वर्जन। फिर वो आप ही का सामान परचेस करे, रिटेंशन। और फिर एडवोकेसी की वो आपके बारे में मार्केट के अंदर भी अच्छी अच्छी बातें बोले ताकि उसको देख के और भी कस्टमर जो है वो क्या हो, प्रेरित हो। ये कब होगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू होगा। तो यहां पे इन्होंने जो बोला दैट इज द यूजीसी ने जो आंसर दिया दैट इज द कस्टमर एनोएंस, सॉरी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए कस्टमर एनोएंस। ये इसका पार्ट नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर एनोएंस का मतलब क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग दैट कस्टमर फाइंड एनोइंग इज व्हेन दे कांट फाइंड ए क्विक एंड इंस्टेंट सॉल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम। तो वहां पे कस्टमर एनोयड हो जाएगा, बट ये रिलेशनशिप का पार्ट नहीं है। इफ योर बिजनेस फेल टू इंप्रेस देयर क्विक रिस्पॉन्स टाइम इट क्रिएट ए नेगेटिव एक्सपीरियंस एंड फोर्स कस्टमर टू स्विच टू द कॉम्पिटिटर। देयरफॉर कस्टमर एनोएंस इज नॉट द मेन स्टेज इन द कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल। तो मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए, बट उन्होंने सी किया। स्टिल अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो सर अब क्या करना है ये बताओ ना। अब तो देखिए मेरे हिसाब से तो आंसर डी बनता है, एज पर माई ओपिनियन आंसर डी है, क्योंकि मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी बता दिया। क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसका पार्ट है। हम लोग यही तो, आप कस्टमर रिटेन कब रहेगा? जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तभी तो रिटेन रहेगा। एक बात समझ आ रही है? एनोइंग का मतलब क्या हो गया? एनोइंग का मतलब तो वो जब डिससेटिस्फाई हो गया आपका। एक बात समझ में आ रही है? तो ये इसका पार्ट आई थिंक नहीं होना चाहिए। तो पेपर में अगर स्टिल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो भाई मैं तो आपको ये बोलूंगा आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन करके आना, क्योंकि यूजीसी वाले हैं वो आज की डेट में अगर हम बात करें तो पावर तो उनके पास में पास करने का, तो आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन करके आना। बट मैंने आपको बताया करेक्ट आंसर इज डी, कस्टमर एनोएंस। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, विच आर द स्टेप इन द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जो हमारी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं? देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो क्या होती है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो इनडायरेक्ट खर्चे को जो है कॉस्ट पूल जो हमारा बनता है या जो इनडायरेक्ट खर्चा है उसको हम ड्राइवर्स के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में एलोकेट करते हैं। तो उसका कुछ अपना फॉर्मेट होता है, कुछ अपना स्टेप होता है। वो स्टेप क्या क्या है? सबसे पहले इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं पहले अपनी मेन एक्टिविटी कौन कौन सी है। उन मेन एक्टिविटी पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप बनाओगे अपना कॉस्ट पूल, सारे जो भी इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस उनको इकट्ठा कर लोगे। फिर आप क्या करोगे? एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर मेंटेन करोगे, डिटरमाइन करोगे, क्योंकि ड्राइवर के बेस पर खर्चे का एलोकेशन होना है, ये ड्राइवर के बेस पर इस कॉस्ट पूल का एलोकेशन होना है। फिर करोगे कैलकुलेशन करोगे एक्टिविटी ड्राइवर रेट, फिर ड्राइवर का रेट निकालोगे इनके बेस पर, और लास्ट में चार्ज करोगे कॉस्ट एक्टिविटी टू द प्रोडक्ट। इनके ऊपर फिर आप ये लगा दोगे। तो बिल्कुल सही सीक्वेंस यही बनता है आपका, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? ए बी सी डी ई बोले तो 3rd, ठीक है जी सर। लो जी, ये हो गया आपके 25 क्वेश्चन। जल्दी से इनको आप सोल्व कीजिएगा, ओके, और टैली करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे, ओके। और बाकी हम लोगों ने अभी
6 से लेके और जो 11 अक्टूबर तक का जो पेपर है उसके लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर 3,000 रुपये में आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, उनका वीडियो लेक्चर का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे हमने नंबर दिया, उसके ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो ये करो, बाकी पेपर 1 की एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।